नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे में लद्दाख में काफ़ी कुछ हुआ है। एफआईआर दर्ज हुई हैं, 50 से ज़्यादा लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कांग्रेस के एक पार्षद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा ये सोनम वांगचुक के ऊपर शिकंजा कस दिया गया है। सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, उनके खातों को खंगाल रही है। ऐसे संकेत हैं कि ईडी भी इस मामले में बहुत जल्दी एफआईआर दर्ज करेगी। सीबीआई और ईडी दोनों को इन्वॉल्व किया गया है। कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो विदेशी फंड आता है उसके लिए जो परमिशन लेनी होती है, लाइसेंस लेना होता है, वो लाइसेंस लेने से पहले भी इनके निजी खातों में विदेशों से कुछ फंडिंग हुई है, जिसको अवैध माना जाता है, अवैध ही होता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी पकड़ में आ रही हैं जो पूरी तरीके से अवैध कही जा रही है, मानी जा रही हैं। अब वांगचुक के कुछ बयान आए हैं। उन्होंने कहा, साहब मुझे निशाना बनाया जा रहा है। तो जब आंदोलन को लीड आप कर रहे थे तो जो हिंसा हुई है, जो आगजनी हुई है, जो बीजेपी के दफ्तर में और जो हिल काउंसिल है उसके दफ्तर में जो तोड़फोड़ और आगजनी की गई है, सीआरपीएफ को जो निशाना बनाया गया है, पुलिस को जो निशाना बनाया गया, व्हीकल्स जो जलाए गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और एक और बड़ी सूचना मिली है, जो अस्पतालों में भर्ती हैं, जो जिनकी अरेस्टिंग हुई है, इनमें से करीब 50-55 नेपाल के युवक हैं। यानी हिंसा में शामिल जो युवक हैं वो नेपाल के हैं और डोडा जिले से यहां पर करीब 150 के आसपास बुलाए गए थे। और चूंकि कांग्रेस के एक सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इसलिए कांग्रेस अभी तक चुप्पी साधे हुए है। और जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है वो राहुल गांधी के साथ एक चित्र में दिखाई दे रहा है। कल भी हमने वो चित्र आपको दिखाया था। और एक चित्र में वही बीजेपी दफ्तर की तरफ अपने हाथ में कोई हथियार लिए हुए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी लद्दाख को सुलगाने की जो साजिश रची गई थी, इसमें वांगचुक भी है, इसमें डीप स्टेट भी है, इसमें कांग्रेस भी है। और ये बहुत नियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया। नेपाल से कुछ लड़के बुलाए गए, डोडा जिले से कुछ लड़के बुलाए गए और तब ये हिंसा अंजाम दी गई। वरना क्या जरूरत थी? 26 सितंबर को तो केंद्र सरकार ने मीटिंग बुला ली थी बातचीत के लिए, फिर 24 को ये हिंसा क्यों की गई? तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, उन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, जितना अभी तक पिछले 24-36 घंटे में हुआ है, कर्फ्यू अभी भी है और वहां पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ जानकारियां मिली हैं, चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं, इनके भी खातों को खंगाला जा रहा है। सीबीआई ऑलरेडी अपनी जांच को आगे बढ़ा चुकी है। ईडी के इन्वॉल्वमेंट की भी आशंका जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है। जी देखिए, अब एक बात बहुत साफ है कि देश में अराजकता फैलाने का और हिंसा फैलाने की पूरी तैयारी हो गई है। और ये जो हुआ है लद्दाख में, सबको पता है कि वहां पे चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने है। और जो जो
दौलत ओल्ड वो क्या है, दौलत ओल्ड बेगी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है चाइना के साथ, वो वहां से कितना निकट है। और जो इनकी मांगे हैं आपको, एक एक है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एक है एपेक्स बॉडी ले, एबीएल। और अगले राउंड की वार्ता 6 अक्टूबर को होनी थी। 27 मई को एपेक्स कमेटी की मीटिंग वो जो हाई पावर कमेटी है भारत सरकार के गृह मंत्रालय की, वो मीटिंग हो चुकी है। लेकिन ये जो टूल किट वाले हैं, इनकी समस्या केवल ये रहती है कि अगर सरकार से हमने बात कर ली और समस्या का समाधान हो गया, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया। तो केवल ये जानबूझकर, और ये जो जो वांगचुक है, ये सितंबर 10 से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था, और एकाएक ये हिंसा शुरू हो गई। और जैसा आपने भी बताया अपने इंट्रो में कि ये जो है इतने लोग डोडा से आए थे, इतने लोग नेपाल से आए थे, तो उनको लगा था कि चूंकि ये मामला गर्म है, लोगों को जानकारी है, और केंद्र सरकार से वार्ता चल ही रही है, और तो ये तो लोगों को इस समय इस पे ऊपर गर्म करना आसान होगा। और एक सबसे बड़ी जो हैरत की बात यह है कि ये गैर मुसलमानों ने, हिंदुओं ने कभी भी इतिहास से सबक नहीं लिया। जो गलती आज से 80 साल पहले जोगेंद्रनाथ मंडल ने की थी, जो सिलहट के निवासी थे, बंगाली थे, दलित थे, और वो पाकिस्तान चले गए थे, और वो उस समय और तब वो नारा नहीं आया था मीम और भीम का, लेकिन काम वो वही कर रहे थे जो काम आज चंद्रशेखर रावण कर रहा है, नगीना का एमपी, मीम और भीम वाला मामला। तो योगेंद्र मंडल पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर हो गए थे। और जब उन्होंने पाकिस्तान में और सिंध में, पंजाब में और ईस्ट बंगाल में, जो तब ईस्ट पाकिस्तान था और आज बांग्लादेश है, जब उन्होंने हिंदुओं का नरसंहार देखा तो उनका हृदय हिल गया। और वो जो है छोड़ के भागे थे पाकिस्तान से। वही काम आज सोनम वांगचुक कर रहा है, और वहां बुद्धिस्ट और मुसलमानों की एकता का अलायंस बन रहा है। जबकि कारगिल में मुसलमानों का बहुमत है, 85% से ज्यादा है, और लेह में भी जो है बहुत तेजी से जो है बुद्धिस्ट की आबादी कम हो रही है, और वहां भी लव जिहाद बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये जो और सोनम वांगचुक का पाकिस्तान से गहरे रिश्ते होना, राहुल गांधी से, कांग्रेस से गहरे रिश्ते होना, और अगर और जो बांग्लादेश का जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस के संग गले मिलने की फोटो आपने देखी ही होगी, वो उनका भी बड़ा करीबी है। तो कुल मिला के जो पूरी एंटी इंडियन ताकतें हैं, पाकिस्तान, अमेरिका और ये कम्युनिस्ट जिहादी जो वो कहलाते हैं, और कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी, ये पूरा जो पूरा नेटवर्क है, वो पूरा समय लद्दाख में काम कर रहा है। तो ये बहुत गंभीर घटना है, और ये संयोग नहीं है, ये बिल्कुल प्रयोग है। अगर ये यहाँ सफल होता है तो उसको पूरे देश में आगे कैसे फैलाया जाए। जो इलेक्शन कमीशन ने 22 जुलाई को जो आदेश जारी किया था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ ये जो मतदाता सूची का, उसके खिलाफ जो कांग्रेस का जिहाद था, वो कहीं पे उसे कोई सिरा मिला नहीं है। और बिहार में भी अधिकार यात्रा जो है उन्होंने निकाली थी राहुल गांधी ने, उसको भी कोई भी कहीं कोई समर्थन नहीं मिला। और वो यात्रा कितनी फेल थी और कितनी असफल थी, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस यात्रा के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी ने भी अपनी यात्रा निकाली, लेकिन उन्होंने पूरी अपनी यात्रा में कहीं वोट चोरी का या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का नाम तक नहीं लिया। तो अब उनके सामने केवल, जैसा हम आप ही के प्रोग्राम में पहले ही बात हो चुकी है, ये जो एंटी इंडियन ताकतें हैं, जो जो हमेशा भारत के लिए एक नया सरदर्द खड़ा रखना चाहती हैं, ये कभी इंटेलेक्चुअल वैक्यूम नहीं होने देंगे। ये कोई ना कोई वितंडावाद, कोई ना कोई देश के विरोध का मुद्दा ये हमेशा जारी रखेंगे। और देखिए, ये लद्दाख में सामने आ गया। ये बात मैंने आपके प्रोग्राम में एक हफ्ता पहले ही कही थी, और अब ये वहां हो गया। और इसके शुरू होने के पहले पूरे देश में एकाएक आई लव मोहम्मद का एकाएक अभियान शुरू हो गया, पता नहीं कहां से, कि भाई आपके आपके रसूल हैं, प्रॉफिट हैं, आप उनको सम्मान करते हैं, आपका उनमें आस्था अकीदा है, और ये आज से नहीं 1500 से है। इसको एकाएक जो है सड़क पे उतारने की क्या जरूरत थी? जो करना है घर में कीजिए, मस्जिद में कीजिए, अपने प्राइवेट प्लेस में कीजिए, लेकिन सड़क पे जुलूस निकाल करके, भड़काऊ नारे लगा करके, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा,
ये नारे करके समाज में एक नया तनाव पैदा करना, एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना, एक नई फॉल्ट लाइन क्रिएट करना, जबकि मालूम है कि ये देश इस समय उत्सवों में डूबा हुआ है। नवरात्र का आज चौथा दिन है, 2 अक्टूबर को दशहरा है, उसके 20-21 दिन बाद दीपावली है, यानी अगला पूरा महीना जो है रहेगा उत्सव का महीना। और गांधीनगर गुजरात में जिस तरीके से हिंसा हुई है और गरबा के पंडाल को जलाया गया, हमला किया गया, दुकानें लूटी गई, दुकानें जलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, और आधार ये आधार के साथ जो है हमारे मजहब के खिलाफ जो है कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। वो क्या टिप्पणी की गई मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हिंसा वहां जबरदस्त हुई। तो ये सब जो है जो ये कई बार हम आपके प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इनकी स्ट्रेटजी ये है कि देश में कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर ना रहे। देश को हमेशा किसी ना किसी मुद्दे पे उबाल पे रखना है। जाति हो, मजहब हो, क्षेत्रवाद हो, भाषा हो। अभी लोकसभा चुनाव के पहले 2024 में कर्नाटक के एक एमपी हैं, उनका भाई मंत्री है कर्नाटक सरकार में कांग्रेस का, वो कह रहे थे कि हम इतना कमा के देते हैं, केंद्र से हमको इतना मिलता है और इसका एक ही हल है कि कर्नाटक देश से अलग हो जाए। तो ये जानबूझ करके भड़काऊ बयान क्यों दिया जा रहा है? केवल जब जब आपके पास मुद्दा नहीं है, तो आप ये समझते हैं कि आप सरकार के खिलाफ एक फ्रंट खोल रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको बयानबाजी करते रहना है, समाज में तनाव हो जाएगा, उसके रिएक्शन में 4 लोग और बयान देंगे, और उसके बाद धीमे-धीमे समाज में तनाव का जो तापमान है बढ़ेगा। तो ये केवल उसी का नतीजा है। और आप ये देखिए, जिस तरीके से सीआरपी की गाड़ी जलाई गई, सीआरपी के 40 जवान घायल हुए, बीजेपी का दफ्तर जलाया गया, बीजेपी का कार्यालय जलाया गया। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि जो वहां हिंसा की गई है और ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से की गई, उसकी पहले उसकी रूपरेखा पूरी तरीके से बना ली गई थी। इसीलिए बीजेपी के कार्यालय को निशाना बनाया गया, इसीलिए सीआरपीएफ को निशाना बनाया गया। और फिर भी मैं कहूंगा कि सीआरपीएफ ने बहुत संयम दिखाया और हिंसा को काबू कर लिया। फिर भी 4 लोगों की जान चली गई, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सब जो हो रहा है, और राहुल गांधी और कांग्रेस और ये जो जिहादी अपोजिशन है, इसकी चुनौती इसलिए भी बढ़ गई है कि जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो टैक्स रेट जो घटाए गए हैं और जो 22 सितंबर से लागू हो गए हैं, उसके बाद जो मार्केट में बूस्ट आया है, एक दिन में 11,000 से 25,000 गाड़ियां बिक रही हैं, और लगभग बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट पूरे देश में बन रहा है। और ये उम्मीद की जाती है कि सितंबर ये से लेके में दीपावली तक जो है इस देश में इस बार वस्तुओं की बिक्री का और उसी के अनुपात में जीएसटी कलेक्शन का एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो ये सारे के साथ और जीएसटी के रेट कम होने के पहले ही भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो इन्फ्लेशन का महंगाई की दर है वो 2% पे आ गई थी। तो जीएसटी रेट कम होने से महंगाई तो है, अब आने वाले इस पूरे वित्तीय वर्ष में आपको महंगाई सुनने को नहीं मिलेगी। मानसून अब जा चुका है, और मानसून की वजह से, वर्षा की वजह से कहीं पर भी फसल ज्यादा अब खराब होने की संभावना समाप्त हो चुकी है। मानसून की वजह से ज्यादा वर्षा होती है तो अक्सर जो है सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। फसल या तो डैमेज हो गई, फसल को नुकसान हो गया, या उसके ट्रांसपोर्टेशन में कहीं बाधा आ गई, डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट हो गया। तो इस सब को लेकर के जो है बहुत ज्यादा चिंता है कांग्रेस को। और फिर चुनाव हो रहा है नवंबर में, और ये कल ही हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके से एक कांग्रेस ने बिहार की राजनीति में, जाति की राजनीति में एक नया गड्ढा, एक नई विभाजन रेखा, एक नई फॉल्ट लाइन को क्रिएट करने का प्रयास किया है। और जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको दलित के समकक्ष खड़ा करने का प्रयास किया है, ताकि नया झगड़ा शुरू हो। और यहाँ एक तक कहा हमारे गया है उनके घोषणा पत्र में कि हम एक नया कानून लाएंगे अति पिछड़ों की सुरक्षा के लिए। हमारे एक भाई दर्शक कानून ने की कौन सी? टिप्पणी हमारे एक दर्शक ने टिप्पणी की है, केसी पांडे ने
लेह लद्दाख हिंसा का मास्टरमाइंड राहुल गांधी है। और ये उनके ये ये समर्थन ये परसेप्शन इसलिए भी लोगों का बन रहा है क्योंकि 6 दिन पहले जो ये राहुल गांधी का जी ट्वीट आया जी था, जी जेन जी देश के वाला। युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेन जेड, हाँ, जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हाँ। हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। तो ये कौन सा लोकतंत्र बचा रहे हैं, कौन सा संविधान बचा रहे हैं, और लद्दाख में कौन सा वोट चोरी रोकी जा रही है? और ये क्यों ना माना जाए कि राहुल गांधी का ही ये किया धरा है। अरे आप ये बताइए 11 साल से क्या हो रहा है? मोदी जी के पीएम बनते ही आपने कैंपेन शुरू कर दिया इनटॉलरेंस, असहिष्णुता। फिर आपने जो है आपने कैंपेन शुरू किया अवार्ड वापसी। ये सब हुआ था ना? क्या मतलब था इसका? पीएम बनते ही शुरू हो गया। मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर मोदी के शपथ लेने के 2 दिन के अंदर मई 2024 में आखिरी हफ्ते में पूना के पास एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शेख मुसलमान था, उसकी कहीं झगड़े में किसी विवाद में कैसे भी उसकी हत्या हो गई। और बकायदा ये शुरू हो गया कि साहब अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर ट्वीट नहीं किया। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या मुझे बताइए कि क्या पूरे देश भर में जो 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 घटनाएं अपराध की होती है, किसी भी की हत्या, कोई भी व्यक्ति हो, किसी समुदाय का हो, किसी समाज का हो, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन केवल हर हत्या से जोड़ देना प्राइम मिनिस्टर को, उनके शपथ लेने के 1 हफ्ते के अंदर की घटना बता रहा हूं मैं, मई 2014 की। और उसके बाद जिस तरीके से 18 आते आते चौकीदार चोर है और ये रफाल में घोटाला किया गया है, रफाल में कमीशन लिया गया है, फिर सावरकर को गाली देना, फिर दोनों मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मांगना, और उसके बाद से लगातार ये जो चोरी कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण चोरी हो गया, संविधान चोरी हो गया, 2025 में जो है आपका वोट चोरी हो गया। तो ये एक फर्जी मुद्दा खड़ा करके वितंडा, हमें वितंडा खड़ा करना है, हमको विवाद खड़ा करना है। हम ऐसी स्थिति चाहते हैं कि समाज के हर जो 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 पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जो पब्लिक डिस्कोर्स का जो एजेंडा है, सामाजिक विमर्श का जो एजेंडा है, उसमें केवल लोगों में तू-तू मैं-मैं हो, लोगों में जो है आवेश में बहस हो, झड़प हो, और गरमा-गरम बहस हो, समाज में तनाव बढ़े। अगर गाली-गलौज हो जाए, मारपीट हो जाए तो और अच्छा है। और अगर और अगर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी समाज में विवाद पैदा किया जाए, सोशल टेंशन पैदा किए जाए, तापमान बढ़ाया जाए। तो ये सब जो हो रहा है, ये 11 साल से हो रहा है, कोई नई बात थोड़ी हो रही है। और आप देखिएगा, ये जो लद्दाख में हुआ है और जिस तरीके से मुसलमान 4-5 राज्यों में आई लव मोहम्मद का जो कैंपेन चलाया है, और हालाँकि यूपी में, उत्तराखंड में तो काफ़ी सेवा भी हो गई है। अब उम्मीद की जाती है कि अब कोई जो है जोश नहीं आएगा। लेकिन इनको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, नई फॉल्ट लाइन क्रिएट करनी है। बिहार में उन्होंने नई और फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दी, अति पिछड़ों वीरेन वाली। जी, बताइए कि वीरेन जी कल अभी वीरेन जी कल अभी आपने एक यही है। जानकारी दी, अभी आपने एक जानकारी दी और आप आगे निकल गए कि उत्तर प्रदेश में तो काफी सेवा भी हो चुकी है। तो इस सेवा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए कोई तर्क तो हो भाई। आखिरकार ये जो सड़कों पे आप जुलूस निकाल रहे हैं, उन्नाव में निकाला, बनारस में निकाला, बरेली में निकाला, भदोई में निकाला, उसके पीछे एक एक प्रोवोकेशन क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है? अभी हम आप लोग बात कर रहे हैं, और मैं जिस शहर के आप निवासी हैं, उस शहर के लोगों की मैं आलोचना करने लगूं असंसदीय भाषा में, अब असभ्य भाषा में, तो आप पूछेंगे भाई इसका आधार क्या है? अभी तक किसी भी बड़े मौलाना जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से ये कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं आया है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के ये जुलूस निकालने का के पीछे कारण क्या है, क्या प्रोवोकेशन क्या है। और जहां जहां नवरात्र के, दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए जा रहे हैं हिंदुओं के मोहल्ले में, वहां पे बड़े बड़े बैनर सड़क पे लगाने का औचित्य क्या है, कारण क्या है? आपके ऊपर कौन सा अत्याचार हुआ है?
यदि कोई आपको प्रताड़ित करेगा, कोई आप पे हमला करेगा, आप उसका या आपको अपशब्द बोलेगा, तो आप उसका विरोध करेंगे, वो समझ में आता है कि भाई कि हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम एक उसको लेकर के अपने पक्ष में समर्थन मोबिलाइज कर रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं। तो आप ये तो बताइए कि ये जुलूस निकालने का औचित्य क्या है? और वाराणसी में जिस तरीके से 12-15 साल के 50 लड़कों को बच्चों को इस्तेमाल किया गया और वो भी भड़काऊ नारा लगा रहे थे सतन से जुदा। तो इसका मतलब ये है कि आप त्योहार के महीने में जानबूझ करके माहौल खराब कर रहे हैं, आप सामुदायिक हिंसा करवाना चाहते हैं और ये बात गांधीनगर में कल सामने आ भी गई। वहां पे जो है बड़ी संख्या में गाड़ियां जलाई गई, दुकानें जलाई गई, पंडाल को पे हमला किया गया, पत्थरबाजी हुई और नुकसान पहुंचाया गया। ये बात सामने आ गई ना। तो इसका मतलब केवल ये है कि जो जो राहुल गांधी कहते थे कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस केवल उसमें तीली लगाने की जरूरत है, यही हो रहा है ना। तो जब इस तो ये दिखाता है कि इस देश का जो आपका जो इंडी अलायंस है, जिहादी अलायंस है, इसकी हताशा का स्तर कहां तक पहुंच गया है। और और इन्होंने जो है कल जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की पटना में, उसके बाद जो उन्होंने अपना अति पिछड़े के लिए घोषणा पत्र जारी किया, उसके जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार के अखबारों में पहले पन्ने पे विज्ञापन देना पड़ा कि हमने क्या-क्या किया अति पिछड़ों के लिए। यानी आप एक कदम तो आप ये कह सकते हैं कि एक कदम आप सफल हो गए। और टीवी चैनलों में बैठ करके मैं आज देख रहा था, जो वामपंथी सो कॉल्ड जो तथाकथित वामपंथी विचारक हैं, उनका कहना है कि ये तो राहुल गांधी ने बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया, ऐसा कभी देश में हाँ, सोचा ही नहीं गया। यानी जाति के कड़ाहे को में और आग लगाओ, यही आपका जो है क्रांतिकारी और प्रगतिशील सोच है। और ये जो विद्वान ये बयान दे रहे थे, वो स्वयं वामपंथी हैं। ये ऐतिहासिक कारनामा जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं किया, इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं किया और इनके पिताजी ने क्यों नहीं किया? उनको भी तो उस मौका था। वामपंथी उस वामपंथी विद्वान का ये कहना है कि जनता कभी इतिहास के आधार पर वोट नहीं देती। लेकिन यही कांग्रेस जो है, जब 1991 में अटल जी पहली बार लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे, तो इसी कांग्रेस ने अटल जी जब-जब चुनाव लड़ने आए 91 में, 96 में, 98 में, 99 में और 2004 में, अटल जी ने यहाँ लगातार 5 चुनाव लड़े, पाँचों बार वो जीते। और कांग्रेस के 2 नारे होते थे, गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और दूसरा नारा होता था, अटल बिहारी वाजपेयी ने अंग्रेजों से माफी मांग के जेल के बाहर आए थे। ये कांग्रेस जो है हर समय अपनी सुविधा के अनुसार तर्कों को गढ़ लेती है। 1949 में जो है 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आज उसको 77 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस ये दोहराती है कि सावरकर जो है गांधी हत्या में शामिल थे, जबकि सावरकर और नाथूराम गोडसे कभी आरएसएस के मेंबर नहीं थे। सावरकर को हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं था और उस समय ट्रायल चला था और सावरकर को बाइज्जत बरी किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा था सावरकर के बारे में, ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, कोई भी जाके पढ़ सकता है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद कपूर कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध है, कोई भी जाके पढ़ सकता है। लेकिन कांग्रेस को ये मालूम है कि कोई पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, इतिहास की संदर्भ की जानकारी किसी को है नहीं। और तो इसलिए जो भी हम जो है हिंसा से भरा हुआ नकारात्मक सा जो कि नकारात्मकता से भरा हुआ कोई भी बयान देंगे, जिससे समाज में उससे समाज में ध्रुवीकरण होगा। और जब समाज में ध्रुवीकरण होगा, तो हमारे लिए भी एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट होगा, हमारे पक्ष में भी कुछ लोग आके खड़े होंगे। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से करते आए हैं, वही वो आज भी कर रहे हैं कि कुछ ना हो तो खाली यही उछाल दो कि अति पिछड़ों के लिए हम ये नया कानून बनाएंगे। अरे कानून बना करके आप किसी भी समाज के समुदाय के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। कानून अगर बने अगर हमने ये कानून बना दिया कि ओंकार चौधरी को वोट डालने का अधिकार है, अगर जो आदमी ओंकार चौधरी को वोट डालने से रोकेगा, तो सरकार क्या कर लेगी? उस आदमी के खिलाफ मुकदमा करेगी, मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाया ना। इसके लिए आपको चाहिए कि समाज में समरसता पैदा करें, समाज में सबको अधिकार दें, जैसा कि केंद्र सरकार ने मोदी जी के पीएम बनने के बाद
जो सबका साथ सबका विकास का काम हुआ है, सारे लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, जाति मजहब से ऊपर उठ करके समाज के हर वर्ग को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समान रूप से सबको लाभ मिला है। डिलीवरी में गड़बड़ी कहीं हो सकती है, 1-8% हो सकती हो, ये कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों में संतोष का भाव है। तो जब सब बराबर होंगे और जब किसी को ये क्षमता नहीं रहेगी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जो सिविल अधिकारों का हनन कर सके, कि इसलिए वो कमजोर है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये कमजोरी को सरकार खत्म कर रही है। ये है असली ताकत, ना कि आपने कानून बना दिया। 1989 में राजीव गांधी जाते जाते प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एक्ट बना गए, लेकिन कभी किसी ने कांग्रेस से ये नहीं पूछा कि नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में जो जो दलित समाज है, उसके आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक एम्पावरमेंट के लिए सरकारों ने क्या किया। और अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता तो बहुजन समाज पार्टी का उदय क्यों होता 1985 में? नहीं, उसका उदय हुआ था ना, क्यों हुआ था? इसीलिए तो हुआ था कि कांग्रेस के राज में दलितों के सिविल राइट्स की रक्षा नहीं हो पा रही थी, उन पे अत्याचार हो रहे थे, इसीलिए तो हुआ था। अब आज नहीं होते। अभी अभी देखिए, अगले विषय पर बढ़ते हैं। विषय यही है, लेकिन ये देखिए, कल रात गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें ये कहा कि लेह में जो हिंसा हुई है इसके लिए वांगचुक जिम्मेदार है। वांगचुक ने भड़काऊ भाषण दिए, भीड़ को उकसाया, हिंसा के बीच अपना उपवास तो तोड़ा, लेकिन हालात काबू करने का प्रयास करने के बजाय एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। यानी युवाओं को समझाने के बजाय, अपील जारी करने के बजाय, वहीं रहने के बजाय एम्बुलेंस में लेटे और अपने गांव चले गए। तो गृह मंत्रालय ने भी, मुझे लगता है कि इन पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि CBI ने जो इनका NGO है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, HIAL, इसके खिलाफ विदेशी फंडिंग के मामले में जांच शुरू कर दी है और इनके NGO की विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यानी शिकंजा जो है इन पर कसा जा रहा है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इससे हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ेंगे। यानी अभी भी ये धमकी देने के ही मूड में है। जी, जी। देखिए, वांगचुक को ये पता है कि जो उसका इकोसिस्टम है दिल्ली में और पाकिस्तान में और वॉशिंगटन में, वो उसके साथ खड़ा होगा। अब उसको ये मालूम है कि केंद्र सरकार ने जो आज कार्रवाई की है, उसके NGO का जो फॉरेन कंजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो लाइसेंस कैंसिल किया है और जो CBI इंक्वायरी की है, उनका आदेश दिया है और ED भी आ गई है। तो कल को इसको नोटिस जारी होगा और इसको जो है कहा जाएगा, उसको सम्मन जाएगा, तब ये नहीं आएगा। और जब CBI कार्रवाई करेगी तो फिर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, ब्रिटेन में, अमेरिका के जो जो जिहादी कम्युनिस्ट अखबारों में भारत सरकार के खिलाफ एक कैंपेन चलेगा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में जो सरकार विरोधी लोग हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, सरकार को बदनाम किया जाएगा। तो ये उसके बयान से स्पष्ट होता है कि जो वो चाहता था वही हो रहा है। लेकिन अब तक सरकार ने क्रैकडाउन इसलिए नहीं किया था कि इसके खिलाफ क्रैकडाउन का कॉज ऑफ एक्शन नहीं था। अब इसने मूर्खता कर दी है, हिंसा कर दी है, अब सरकार के पास कॉज ऑफ एक्शन आ गया है। तो और सरकार ने भी देर नहीं लगाई है। 24 घंटे के अंदर CBI की जांच का आदेश, ED की जांच का आदेश, FCRA का लाइसेंस कैंसिल, करीब 50-60 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और आप देखिएगा आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ही CBI प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है उसकी तैयार हो जाएगी, उसके बाद फॉलो अप एक्शन होगा। और मुझे लगता है कि विद इन नेक्स्ट 10 डेज इसको CBI का या ED का सम्मन जाएगा कि आइए और आप ये यहाँ पे
समक्ष प्रस्तुत होकर के अपना पक्ष रखिए। 3-4 बयान मैं नेताओं के पढ़ देता हूं, जिनके बयान आए हैं, टिप्पणियां आई हैं इस पूरी हिंसा पर। और इन बयानों से कई बार लगता है कि हमारे देश का विपक्ष कितना गैर जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल क्या लिख रहे हैं? लद्दाख में जो हो रहा है बेहद चिंताजनक है। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए। हमने अंग्रेजों से इसलिए आजादी थोड़ा ली थी कि जनता अंग्रेजों के बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए। ये किस तरीके से एक गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख की जनता के साथ और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ तो पूरा देश खड़ा है। अरविंद केजरीवाल अकेला थोड़ा खड़ा है। जो हिंसा करते हैं, जो लोगों का खून बहाते हैं, जो आगजनी करते हैं, वो चाहे लद्दाख के हों या पंजाब के हों या हरियाणा के हों या दिल्ली के हों या मध्य प्रदेश के हों या राजस्थान के हों, उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी क्या? फिर आगे लिखते हैं ये, भाई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था ताकि हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले। मतलब ये इतनी वाहियात बातें करते हैं कई बार। देखिए, यहाँ सोनम वांगचुक वही कर रहा है जो आज से 15 साल पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अराजकता फैलाने के लिए कर चुके हैं। वो है तो उन्हीं का चेला। और आपको याद होगा कि एक फोटो 2 दिन कल से चल रही है कि वो अपने जो है नाइट स्लीपिंग के बैग में बैठा हुआ है और आम आदमी पार्टी का जो सांसद है, क्या नाम है, संजय सिंह, वो उसके सामने हाथ जोड़े बैठा हुआ है, देखा होगा आपने। तो ये सब तो एक ही गैंग है ना, पूरा पूरा। ये टूल किट तो एक ही है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है अगर अगर अरविंद केजरीवाल का ऐसा बयान आ रहा है। उमर अब्दुल्ला भी जो है बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उनके पिताजी का बयान सुन लीजिए। फारूक अब्दुल्ला वो भी यही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तो गांधीवादी आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, इनका हाँ, हिंसा से क्या मतलब है? अगर हाँ, हिंसा से मतलब नहीं है तो जो वीडियो सामने आए हैं वांगचुक के, वो तो बहुत ही ज्यादा वाहियात और खतरनाक है। वो बार बार श्रीलंका का नाम ले रहे हैं, नेपाल का नाम ले रहे हैं, बांग्लादेश का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे थे? अरब 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 स्प्रिंग का नाम ले रहे हैं सर। और जैन जी का नाम ले रहे हैं वो। ये किस हाँ, लिए ले हाँ। रहे थे वो? अगर वो गांधीवादी आंदोलनकारी हैं तो फिर इन 3 देशों का नाम और वहां का तख्ता पलट और हिंसा का लगभग उल्लेख क्यों 3 कर लाख रहे थे है। वो? वो सब इससे स्पष्ट है कि उनको वहां पे आग लगानी है ताकि ताकि चीन की सेना को वहां पे जब कभी भारत की सीमा में कोई इंकर्जन करना हो, घुसपैठ करनी हो, तो भारतीय सेना का और भारतीय सेना को सप्लाई वाला का जो मूवमेंट है उसमें बाधा आए। इसीलिए वो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। इसीलिए वो 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं ताकि वो उस इलाके के पूरे मालिक हो जाएं और भारत सरकार और भारत की सेना उनकी बंधक हो जाए। ये मांग बहुत बड़ी खतरनाक मांग है। ये कोई जो है बड़ी इनोसेंट मासूम मांग नहीं है ये। इसके 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 बहुत ही और हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता कि कभी केंद्र सरकार मानेगी, लेकिन ये मान लें कि अगर अगर कभी ये मांग मान ली जाती है तो इसके बहुत ही घातक परिणाम होंगे। इट विल हैव ए वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द कंट्री। नहीं नहीं, वो संभव ही नहीं है। देखिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खतरा है। जी, यही तो और चाहती है यहाँ कि खतरा हो जाए। ये कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में तो हमें बोलने की इजाजत ही नहीं है, और अब हाँ। लद्दाख में भी लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। हम्म। और केंद्र सरकार की पॉलिसी बड़ी गलत है। लद्दाख के लोग तो बड़े शांति प्रिय हैं। चलो मान लिया लद्दाख के लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन ये जो नेपाल से बुलाए गए, ये जो डोडा से बुलाए गए, हम्म। इन्होंने जो कारनामा किया है, जो गिरफ्तारी हो रही है अब, उसके बारे में जरा हम्म। बोले महबूबा मुफ्ती। ना ना, उसके बारे में कैसे बोलेंगी? उसके बारे में कैसे बोलेंगी? देखिए, पूरा जो जो इकोसिस्टम है आज, और आपने ध्यान दिया होगा, कल हिंसा के बाद ये लोग नहीं बोले थे। इन सबकी जबान खुलना शुरू हुई है जब आज जो है
केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने कार्रवाई करना शुरू किया है। एफसीआई का लाइसेंस कैंसिल किया है, सीबीआई ईडी की इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। अब ये एकाएक सब बोलना शुरू हुए हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल। अभी राहुल गांधी का बयान शायद नहीं आया है। अभी नहीं आया, देखने को मिला नहीं। वो भी आता ही होगा। वो पिछले दिनों उनका ये कहना था ना कि मोदी जी इसलिए चुप हैं मेरे आरोपों पर क्योंकि वो जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए जो कुछ हो रहा है। तो अब वही बात उन पर भी तो लागू हो रही है। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लद्दाख की हिंसा पर? इसका अब मतलब देखिए, कुछ आज खबर आ गई, हाल में काला है। आज खबर आ गई है कि 6 अक्टूबर तक बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। हाँ, वो 6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो जाएगी। हाँ, वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस अपडेट पर चर्चा करने के लिए, महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।